क्या सीएए और एनआरसी भारत के मुस्लिम समुदाय की नागरिकता छीन सकते हैं? एनपीआर एनआरसी भी आएगा। या फिर सीएए और एनआरसी भारत के मुस्लिम समुदाय को उनका हक दिला सकते हैं जो उनसे कोई छीन रहा है? सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। कैसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग दोबारा से डर का माहौल तैयार कर रहे हैं? इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के नाम पर कोविड से पहले भयंकर विवाद मुस्लिम समाज के द्वारा इस देश ने देखा है। इसी कारण ये समझना आवश्यक हो जाता है कि ये तीनों चीजें भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो चलिए आज यही जानते हैं। देखिए, यदि ये समझना है कि भारत के मुसलमानों को सीएए, एनआरसी या एनपीआर जैसे नियमों को सपोर्ट क्यों करना चाहिए, तो पहले ये नियम काम कैसे करते हैं वो समझना पड़ेगा। सीएए से प्रारंभ करते हैं। सीएए बेसिकली पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे कि हिंदू, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख या पारसी, इन माइनॉरिटीज पर जिन पर परसिक्यूशन हुआ है उन्हें भारत की नागरिकता देने का नियम है। अभी प्रथम चरण में 2014 तक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग भागकर आ चुके हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह नियम 2019 में पारित हो चुका है और उसे लागू अब 2024 में किया जा रहा है। लेकिन इसके लागू होते ही प्रारंभ हुआ दोबारा से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का दौर। बंगाल की सीएम ने स्वयं कहा कि यदि लोग सीएए पोर्टल से अप्लाई करेंगे तो वो नागरिक नहीं, रेफ्यूजी बन जाएंगे। उधर केजरीवाल जी ने कहा कि सीएए देश के खिलाफ है क्योंकि भाजपा दूसरे देश के गरीबों को भारत की नागरिकता देकर अपना वोट बैंक बना रही है। उधर से ओवैसी ने भी कहा कि अभी धर्म के आधार पर यदि नागरिकता देनी प्रारंभ हो जाएगी तो थोड़े समय के बाद धर्म के आधार पर ही उसे छीना भी जाने लगेगा। यहाँ बिल्कुल पिछली बार के जैसे ही देश के मुस्लिम समाज को भड़काने का काम किया जा रहा है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ओवैसी की बात को थोड़ा सभ्य ढंग से राजदीप सरदेसाई ने आगे बढ़ाया, लेकिन उस पर उन्हें उत्तर भी मिला। That a Bangladeshi Hindu, as far as you are concerned, has different rights to a Bangladeshi Muslim. Correct? Sudhanshu ji, correct? Now can I answer? Yes. Rajdeep, just one question. Does Bangladeshi and Pakistani Hindus are having equal right as Muslims there? Say yes or no. Because that is a declared Islamic state. तमिल एक्टर विजय जोसेफ ने भी कहा कि सीएए अनएक्सेप्टेबल है और तमिलनाडु की सरकार को इसे इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। और तमिलनाडु की सरकार ने विजय जोसेफ की बात सुनी भी। देश में कदाचित पहली बार ऐसा हुआ होगा कि क्रिश्चियंस को मिलने वाले अधिकारों का विरोध क्रिश्चियन एक्टर और क्रिश्चियन मुख्यमंत्री दोनों ने किया हो। सीए के इम्प्लीमेंटेशन के समाचारों के बाद असम में प्रोटेस्ट प्रारंभ हो गया और 16 राजनीतिक दलों ने इंक्लूडिंग कांग्रेस, उन्होंने असम बंद की घोषणा कर दी। और असम के मुख्यमंत्री ने शांति लाने के लिए यह घोषणा कर दी कि यदि कोई अनुपयुक्त व्यक्ति को नागरिकता मिल गई तो वो रिजाइन कर देंगे। अब यहाँ पे ना 2 मुख्य बातें हैं। एक ये कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके ट्राइबल क्षेत्रों में वैसे भी सीए का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यानी कहा जाए तो असम के 35 जिले हैं। उन 35 जिलों में से 6 जिलों में ये नियम इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बचे हुए 29 जिले, उनमें प्रोटेस्ट असम अकॉर्ड के अंतर्गत हो रहा है। वैसे एक बात ना बहुत अधिक वायरल हो रही है कि अमित शाह की गाड़ी का नंबर CAA 4421 था और इस नंबर को देखकर किसी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि 11 मार्च को CAA लागू हो जाएगा और आया भी उसी दिन। अब हो सकता है कि ये ना एक फ्लूक हो, परंतु एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की पोजीशन और गणित के आधार पर कैलकुलेशंस की जाती हैं और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने फरवरी के आरंभ में ही सीए के लागू होने की भविष्यवाणी कर भी दी थी। भविष्यवाणी मात्र सीए की नहीं हुई, आर्टिकल 370 को हटाने की भी की गई, पाकिस्तान को करारा जवाब देने की और अयोध्या जी में राम मंदिर के बनने की भी की गई। इनफैक्ट राम मंदिर की भविष्यवाणी तो 2017 में ही कर दी गई थी कि 2019 में निर्णय आ जाएगा और 2024 में मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। ये सभी प्रेडिक्शंस शॉकिंग थे और सही भी थे, जिसे देखकर उत्सुकता हुई। और इसी उत्सुकता में एक ऐप मेरे समक्ष आई जिसका नाम था एस्ट्रोटॉक। अब मैंने वो ऐप डाउनलोड कर ली। वहां मुझे एक एस्ट्रोलॉजर मिली जिनका नाम था प्रिया जी, जिनसे मेरी चैट शुरू हुई। अब चैट में सबसे पहले उन्होंने मेरी जन्म तिथि और जन्म का समय पूछा। ये बेसिक सी डिटेल्स देते ही प्रिया जी ने लिखा कि तुम सोशल मीडिया में या जर्नलिज्म के क्षेत्र में काम करते हो। बिना मेरा नाम जाने, बिना मेरी फोटो देखे, बिना मेरा नंबर लिए या ट्रू कॉलर के बिना ये कैसे प्रेडिक्ट हुआ? मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ। फिर बात आगे बढ़ी
और मैंने उनसे अपने करियर, परिवार, शादी, 2024 या निकट भविष्य के बारे में अनेक प्रश्न किए। काफी प्रश्न थे रिलेशनशिप से रिलेटेड कि भाई रिलेशनशिप लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा, कितनी कंपैटिबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी। अब बात बढ़ते बढ़ते इंटरव्यूज तक पहुंची। मैंने कई बार ये देखा है कि 30-30, 40-40 इंटरव्यूज के बाद भी लोग इंटरव्यूज कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो उसके बारे में भी प्रश्न आते हैं कि भाई समस्या क्या है, समस्या है भी कि नहीं है। और इन डाउट्स को यदि आप भी क्लियर करना चाहते हो तो आप भी एस्ट्रोटॉक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने ना डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिए। आप ऐप डाउनलोड करो और पहली चैट कंसल्टेशन जो है ना वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। अब चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, सीएए का भारत के मुस्लिम समुदाय या उसकी नागरिकता से कोई लेना देना नहीं था, पर जो र्यूमर्स फैलाए गए थे वो वेस्ट नहीं गए थे। इनफैक्ट उन्होंने एक बड़े दंगे का रूप ले लिया था, वो भी भारत की राजधानी दिल्ली में। ये दंगे 24 फरवरी 2020 को शुरू हुए थे, जब दिल्ली के भजनपुरा में 2000 लोगों की भीड़ आजादी आजादी के नारों के मध्य पेट्रोल बम, तलवारें और डंडे हाथ में लिए एक पेट्रोल पंप पर हमला कर देती है। व्हीकल्स और पेट्रोल पंप जला दिया जाता है और कैश लूट लिया जाता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल मारा जाता है। ये कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं था। भजनपुरा के बाद सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, करदमपुर, बाबरपुर, गोकुलपुर, शिवपुरी जैसे क्षेत्रों में दंगे फैल जाते हैं। जाफराबाद में ही शाहरुख पठान नाम का व्यक्ति पुलिस पर गन तान लेता है, जिसे रविश कुमार अनुराग मिश्रा बताते हैं। तो 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस लाल टी शर्ट वाले लड़के को पिस्टल चलाने की हिम्मत नहीं होती। पुलिस की हालत यह है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस साफ कहती है कि शाहरुख है, मगर आप सोशल मीडिया में देखिए अनुराग मिश्रा बताया जा रहा है। शिव विहार में ही दर्जनों घर जला दिए जाते हैं। शत विशत शव जो होते हैं वो गलियों में पड़े मिलते हैं। 170 गाड़ियों के साथ पूरा पार्किंग लॉट जला दिया जाता है। ये सब कुछ एंटी सीए एक्टिविस्ट कर रहे थे, पर रात तक एक दूसरा वर्ग भी एक्टिव हो जाता है। 8:30 बजे एक टायर मार्केट में आग लगा दी जाती है। 25 फरवरी को ये आग और बढ़ गई थी और शाम तक मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी थी और अब दूसरा वर्ग डोमिनेट कर रहा था। मुख्य रूप से 3 दिन चले ये दंगे 53 लोगों की सांसें हमेशा के लिए रोक चुके थे और 581 घायल हुए थे। अधिकांश इन दंगों को शुरू करने वाले समुदाय से ही थे, जिसका केवल एक कारण था, सीए के नाम पर फैलाई गई मिस इन्फॉर्मेशन और टीवी पर इन शब्दों का प्रयोग करते हुए लोगों का भड़काया जाना। नागरिकता संशोधन बिल के बहाने हिटलर की जर्मनी की बात, असम, कर्नाटक में बन रहे डिटेंशन सेंटर के बहाने गैस चेंबर की मिसाल दी जाए तो आप लापरवाह नहीं हो सकते। क्या आपको वाकई आपके अधिकारों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं चाहिए? ये आपने तय कर लिया है। आपको किसने बताया कि आपके अधिकारों की लड़ाई सिर्फ नेता लड़ेंगे और पुलिस के भरोसे आप ये लड़ाई लड़ेंगे? कब तय किया आपने ये? अब आप सोचिए कि इस पूरे उपद्रव के भीतर किसका अधिक नुकसान हुआ, और इसी कारण मुस्लिम समुदाय के लिए सीएए, एनआरसी और एनपीआर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह एनपीआर और एनआरसी भी लागू किया जाएगा ये कह चुके हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है। पहले संक्षेप में समझते हैं कि सीए की क्या आवश्यकता है। 1947 में भारत स्वाधीन हुआ और उसके पश्चात 1950 तक ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी संख्या में हिंदू अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दमन की स्थिति उत्पन्न की गई और ये लोग ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर भारत भागे। पर भारत में इन लोगों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि भारत के बंगाली क्षेत्र में मुस्लिम दमन की स्थिति नहीं थी। 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट होता है, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और भारत दोनों अपने अपने क्षेत्रों में माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा करेंगे, ऐसा कहा जाता है। भारत की ओर से ऐसा किया भी जाता है, पर ईस्ट पाकिस्तान की ओर से नहीं। इस बात का प्रमाण ये है कि 1951 में ईस्ट पाकिस्तान में 22% हिंदू जनसंख्या थी, आज केवल 8% है। वहीं भारत में ये मुस्लिम जनसंख्या 4.5% से बढ़कर 2011 में 14% से ऊपर हो चुकी है। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनता है तो भी वहां पर हिंदुओं का दमन होता है और बड़ी संख्या में हिंदू रेफ्यूजीज भारत में एंटर होते हैं। पर कुछ वर्षों पश्चात एक नया ट्रेंड देखा जाता है कि बांग्लादेशी मुस्लिम भी बड़ी संख्या में भारत में घुस रहे हैं, जिनकी डिटेल्स आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अब इन सारी घटनाओं के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि देश में इस समय 2 प्रकार के इलीगल माइग्रेंट्स हैं। एक हिंदू माइग्रेंट्स जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ और जो जान बचाकर यहाँ पर आए, दूसरे इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स जो भारत के संसाधनों का यूज करने के लिए आए। सीएए इन हिंदू शरणार्थियों को भारत का नागरिक बनाता है, क्योंकि पूरे विश्व में केवल भारत हिंदुओं के लिए एक नेचुरल हैबिटेट है। पर ये जो लॉ है ना, वो इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स जो केवल भारत में रिसोर्सेज के लिए घुसे थे उन पर कोई एक्शन नहीं लेता। एनपीआर और एनआरसी कैसे इस कार्य को कर सकते हैं? कैसे एनपीआर और एनआरसी इस एक्शन लेने वाले कार्य को कर सकते हैं और ये कैसे भारतीय मुसलमानों के लिए लाभ का विषय है, वो आगे देखते हैं।
देश में कई मुस्लिम संगठन हैं जो ये सब बोल रहे हैं। बात सिर्फ सीए की नहीं है, सीए को हमेशा एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए। और कदाचित इनकी बात सही भी है कि सीए को एनपीआर या एनआरसी से जोड़कर ही देखना चाहिए, लेकिन भारत के मुस्लिम समाज के लिए एनपीआर और एनआरसी कैसे लाभदायक हैं वो जानने से पहले हमें एनपीआर और एनआरसी दोनों क्या होते हैं वो जान लेना चाहिए, और साथ ही इन्हें कैसे किया जाएगा, इनके नियम क्या हैं वो सब भी जान ही लेना चाहिए। तो मामला थोड़ा गंभीर है, इसलिए इसे ध्यान से और आराम से सुनना। सबसे पहले एनपीआर वो क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। बेसिकली एनपीआर में यूजुअल पॉपुलेशन को रजिस्टर किया जाता है। यूजुअल पॉपुलेशन का अर्थ है एक स्थान पर कितनी पॉपुलेशन रहती है और उस पॉपुलेशन में कौन कौन रहता है। आवश्यक ये नहीं है कि वो रहने वाला भारत का नागरिक है या नहीं। इसका बेसिक नियम ये होता है कि जो भी व्यक्ति पिछले 6 महीने से भारत में एक स्थान पर रह रहा है या फिर अगले 6 महीने तक उस स्थान पर रहने की इच्छा रखता है या फिर दोनों कर रहा है, उसे एनपीआर का हिस्सा बनाया जाएगा। उदाहरण के रूप में यदि कोई यूनिवर्सिटी है, वहां पर रूस से, इटली से या अलग अलग देशों से बच्चे भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं, तो वो बच्चे उस यूनिवर्सिटी में अगले 2-3 वर्षों तक या मिनिमम 6 महीनों तक रहने वाले हैं, तो उन्हें एनपीआर का हिस्सा बनाया जाएगा। अब क्या भारत के मुसलमान भारत में एक पर्टिकुलर स्थान पर अगले 6 महीनों तक रहने की इच्छा नहीं रखते हैं या पिछले 6 महीनों से भारत में नहीं रह रहे हैं? जो नियम रूस, इटली के लोगों को रजिस्टर करेगा वो भारत के मुसलमानों को एक्सक्लूड कैसे कर देगा? तो इस बिल में रजिस्टर होकर उन्हें सिक्योरिटी ही मिलेगी कि यह व्यक्ति इतने समय से यहां रह रहा है। अब अगला प्रश्न ये कि एनपीआर कैसे होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसको करने में? तो भाई 2003 में जब एनपीआर के नियम बने थे और 2010 में जब ये हुई थी तो 14 प्रकार की इंफॉर्मेशंस पूछी गई थी, और इन 14 प्रकार की इंफॉर्मेशंस में से एक थी बायोमेट्रिक्स। और अब 2020 में जब इसको करने लगे थे तो इसमें ना 7 प्रकार की इंफॉर्मेशंस और ऐड कर दी थी, जिसमें से एक थी कि ये बताया जाए कि माता और पिता दोनों का जन्म कहां हुआ है, जिस पर सरकार ने ये कहा कि भाई ये कोई ना कंपलसरी प्रश्न नहीं है, जिसे पता है वो बता दे, जिसे नहीं पता है वो ना बताए। अगला आता है कि भाई पासपोर्ट दिखा दो, वोटर आईडी कार्ड दिखा दो, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दो, मोबाइल नंबर दे दो और आधार कार्ड दे दो। अब ये 7 चीजें ऐड कर दी गई। अब यहाँ पे मुख्य बात यह है कि कोर्ट ने ये कह दिया कि आधार देना चाहते हो तो दो, नहीं दिखाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत दिखाओ। तो बस ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड की गई है एनपीआर में, और जिसमें से मेरे को नहीं लगता कि किसी भी भारतीय मुसलमान को प्रॉब्लम होनी चाहिए। और एनपीआर ना कोई पहली बार भारत में नहीं होगा। इससे पहले 2011 का सेंसस होने से 1 वर्ष पहले यानी 2010 में एनपीआर कराया गया था, और फिर इसका अपडेशन 2015 में हुआ था, और अब 2021 के सेंसस से पहले वाले वर्ष यानी 2020 में एनपीआर होना था, पर कोविड के कारण हो नहीं पाया। तो आई होप एनपीआर क्लियर हो गया होगा और एनपीआर में किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही होगी। अब आगे चलते हैं, एनआरसी की बात करते हैं। एनपीआर में पॉपुलेशन की बात हो रही थी, यहाँ पर सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं। और यदि सिटीजन की सरल शब्दों में व्याख्या करूं तो किस देश का पासपोर्ट किस व्यक्ति के पास है, और यदि पासपोर्ट नहीं है तो किस देश से उसका पासपोर्ट बन सकता है, वो व्यक्ति उसी देश का नागरिक है। जैसे एनआरआई रहते तो यूएसए में है पर उनका पासपोर्ट भारत का होता है। तो बेसिकली यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि वो यूएसए के एनपीआर का हिस्सा बनेगा और भारत के एनआरसी का। और एनआरसी भी कोई पहली बार नहीं होगा। 1951 में असम में हो चुका है, नेहरू जी ने ही करवाया था, पूरे भारत में नहीं हुआ, वो होना बाकी है। तो बेसिकली एनपीआर में जो व्यक्ति भारत में रह रहा है उसे रजिस्टर करेंगे, चाहे वो भारत का नागरिक है या नहीं है। और एनआरसी में उसे रजिस्टर करेंगे जो भारत का नागरिक है, चाहे वो भारत में रह रहा है या नहीं रह रहा। अब प्रश्न ये कि एनआरसी कैसे होगा या इसका प्रोसेस क्या है? तो भाई सबसे पहले एनपीआर होगा। एनपीआर की जो लिस्ट है वो लोकल रजिस्ट्रार के पास जाएगी, जैसे गांव का सरपंच हो गया उसके पास जाएगी। अब उसे पता है कि मेरे गांव में कब से कौन कौन आदमी कैसे कैसे रह रहा है, तो अब वो लोकल रजिस्ट्रार जो है ना, वो इस लिस्ट में कुछ नामों को डाउटफुल डिक्लेयर करेगा, और जिस पर उसे डाउट होगा उसके घर वापस जाकर रिकन्फर्म करेगा। और डाउट फिर भी रहता है तो उस लिस्ट में उसे डाउटफुल लिख के अगले लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास भेज देगा। फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के लेवल पर डाउटफुल लोगों की चेकिंग होगी, और यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका नाम गलती से छूट गया है तो वो अपने प्रूफ यहाँ पर दिखाकर
अपना नाम फिर से रजिस्टर करा सकता है। अब एसडीआर को जो कोई डाउटफुल लगता है उसकी लिस्ट भेजी जाएगी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास, जो फिर अपने स्तर पर जांच करेगा और डाउटफुल लोग यहां भी अपने प्रूफ दिखाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। फिर यहां से अगला कदम होगा नेशनल रजिस्ट्रार का। तो मतलब ऐसे मल्टीपल स्टेजेस हैं जहां पर चेकिंग होगी और सबको अपना रेजिडेंस प्रूव करने का मौका दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस में किसे डरना चाहिए आप स्वयं समझ सकते हैं। बाकी जो भी डर फैलाने की बात कर रहा है उसका क्या इंटेंशन होगा वो भी आप यहां से समझ सकते हैं। तो ये भारत के मुसलमान को भय मुक्त करने का नियम है, ना कि उसे भयाक्रांत करने का। और भारतीय मुसलमान के लिए यह कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों है वो अध्याय 5 में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एनआरसी और एनपीआर वो क्यों आवश्यक है वो देख लेते हैं। देखिए, एनपीआर और एनआरसी क्या कर सकते हैं ये हमने देखा, पर अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत में इतने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भी कि उन्हें बाहर निकालने की आवश्यकता है। इलीगल इमिग्रेंट्स यानी वो लोग जो भारत में बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के रह रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के रह रहे हैं, या फिर उनके वैलिड डॉक्यूमेंट्स की टाइमलाइन वो समाप्त हो चुकी है फिर भी रह रहे हैं। 2004 में बनाए गए फॉरेनर्स एक्ट के अनुसार ऐसा करने से 2 से 8 साल की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए गए एक एफिडेविट के अनुसार रोहिंग्या भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हैं, जिनके कई मिलिटेंट्स ग्रुप्स के साथ संबंध रहे हैं और उन्हें डिपोर्ट कर देना चाहिए। इसी कारण 2005 में जब यूपीए की सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल इमिग्रेंट्स एक्ट 1983 को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि ये एक्ट इलीगल माइग्रेंट्स की आइडेंटिफिकेशन और डिपोर्टेशन में सबसे बड़ी बाधा है। भारत में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं? 2009 तक 13,000 अफगानी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में रिपोर्ट किए गए थे और 7700 पाकिस्तान से किए गए थे। ये बहुत कंजर्वेटिव अनुमान थे, पर असली प्रॉब्लम कहीं और से है। 1996 से 1998 तक भारत के गृह मंत्री रहे इंद्रजीत गुप्ता ने 1997 में कहा था कि भारत में 1 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसे हुए हैं। 14 जुलाई 2004 को गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था कि 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी भारत में घुसे हुए हैं, जिनमें से 57 लाख केवल बंगाल में हैं। और 2016 में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुसे हुए हैं, जिनमें से 1.5 करोड़ केवल बंगाल में बताए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली 2004 में बंगाल में 57 लाख बांग्लादेशी बताए जा रहे थे, यानी 2004 से 2016 तक 1 करोड़ बांग्लादेशी बंगाल में और घुस गए, जिनमें एक बड़ा समय ममता बनर्जी की सरकार थी। बीएसएफ के एक एक्स चीफ की बात माने तो भारत में बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या 6 करोड़ तक हो सकती है। 1971 तक इसमें एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो अपने संहार के डर से क्षेत्र छोड़ कर आ रहे थे, पर बाद में ये संख्या उन लोगों की होने लगी जो भारत में रिसोर्सेज को देख कर आए। एक उदाहरण से देखते हैं। ज्योति बसु एक लंबे समय तक वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने अपनी पार्टी की मैगजीन में 11 अक्टूबर 1992 को एक लेख लिखा, जिसमें वो लिखते हैं कि 1977 से ही बांग्लादेशी मुसलमान जो है भारत आ रहे हैं। 1977 से 1992 के बीच 2,35,529 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने भारत में घुसते हुए पकड़ा है, जिनमें से 68,472 हिंदू थे और 1,64,132 मुस्लिम थे। इसके अलावा मोबाइल टास्क फोर्स ने 2,16,985 बांग्लादेशी पकड़े, जिनमें से 56,342 हिंदू थे और 1,69,795 मुस्लिम थे। अब यहाँ से सीधी परसेंटेज निकाली जाए तो क्लियर हो जाता है कि इन 15 सालों में लगभग 4.5 लाख घुसपैठिए पकड़े गए, जिनमें से 73% मुस्लिम समुदाय से थे। यदि इसी अनुपात के अनुसार देखा जाए तो भारत में जो 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी सरकार द्वारा बताए जाते हैं, उनमें से 1 करोड़ 46 लाख मुस्लिम समुदाय से हो सकते हैं। और यदि इस अनुपात को ना भी माना जाए तो भी संख्या प्रचंड है। प्रश्न केवल इतना कि हिंदुओं का तो संहार हुआ, वो इसीलिए अपने नेचुरल होमलैंड की तरफ भागे, जैसे यहूदी इजराइल की तरफ भागते हैं। पर बांग्लादेशी मुस्लिम समुदाय केवल भारत के रिसोर्सेज को देखकर यहाँ पर घुसा, वो रिसोर्सेज जो भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए थे। एनपीआर और एनआरसी भारत के मुस्लिम समुदाय को उसका अधिकार दिलवा सकते हैं। क्या है वो अधिकार, वो आगे देखते हैं। देखिए, जो लोग भारत में इलीगली घुसे हैं वो केवल भारत के रिसोर्सेज को देखते हुए घुसे हैं, और वो सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, वो भारत के मुस्लिम समुदाय को ही करते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में एक अच्छी खासी संख्या में रोहिंग्या घुसे हुए थे। भारत के कानून के अनुसार ये जेल में होने चाहिए थे, और हरियाणा सरकार की एक समिति के रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों को हेल्थ केयर, पानी, साफ सफाई, एजुकेशन, इन जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही थी, और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी भारतीय नागरिक से कम नहीं था। मात्र गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे एरियाज में 6 से 7 लाख इलीगल लोग बताए जाते हैं, और ये लोग
उन सुविधाओं का दोहन करते हैं जो कदाचित भारतीय मुस्लिम समुदाय का बच्चा यूज कर सकता था। दिल्ली का उदाहरण देखिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स फ्री में सरकार से राशन ले रहे हैं, दिल्ली सरकार की फ्री बस राइड का फायदा उठा रहे हैं। सोचिए किसका हिस्सा मारा जा रहा होगा। असम में ये लोग बर्थ सर्टिफिकेट या राशन कार्ड बनवा चुके हैं जुडिशियल स्टैंप्स के साथ। इन लोगों को नौकरी भी मिलती है। सोचिए किसकी जॉब खा रहे होंगे। नौकरी छोड़िए, जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याज ने नकली पेपर्स की हेल्प से जमीन तक खरीद ली है। थोड़ा सोचिए भाई, नौकरी और राशन तो इनके सामने बहुत छोटी सी बातें हैं। भारत सरकार के एक डिसीजन के अनुसार रोहिंग्याज को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत एक फ्लैट और पुलिस सिक्योरिटी दी जाएगी। सोचिए क्या ये फ्लैट्स भारत के मुसलमानों के नहीं हो सकते थे? यही इलीगल लोग, फिर चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्याज, ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो रहे हैं। और ये बात कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी मानी है। इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण ही मणिपुर में दो कम्युनिटीज के बीच में पूरा वायलेंस हुआ। 2012 में असम में इलीगल इमिग्रेंट्स ही दंगों के पीछे थे, जिसमें 45 लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को असम छोड़ना पड़ गया था। अभी थोड़े समय पहले नूह में भी दंगे हुए और उन दंगों के बाद पाया गया कि वहां भारी मात्रा में इलीगल बांग्लादेशी थे और उनकी टपरी या ठेलों पर एक्शन भी लिया गया था। संदेश खाली में महिलाएं स्वयं बोल रही हैं कि रोहिंग्यास जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो ही उनका शोषण कर रहे हैं। नोएडा में वायलेंस हुआ तो सोसाइटीज में वायलेंस करने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को सोसाइटी में घुसने से बैन किया गया। क्या उन्हें देश में घुसने से बैन नहीं करना चाहिए था? इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण डेमोग्राफी चेंज हो रही कई स्थानों की और उसके कारण कम्युनल टेंशंस बढ़ रहे हैं। क्या भारत के मुस्लिम समुदाय को इस कम्युनल टेंशन का भार नहीं उठाना पड़ता? और बात केवल कम्युनल वायलेंस की नहीं है, इलीगल इमिग्रेंट्स अवैध हथियारों की स्मगलिंग भी कर रहे हैं और ये अवैध हथियार देशद्रोहियों के पास जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, इन सब में ये बड़ी समस्या है। कई हाई कोर्ट्स तो बार बार कह चुके हैं कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स के द्वारा बढ़ते क्राइम्स को रोको। कोर्ट्स हैरान परेशान थे कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स आधार कार्ड तक बनवाने में सफल कैसे हो रहे हैं। इलीगल माइग्रेंट्स के कारण फीमेल ट्रैफिकिंग की संख्या भी बढ़ती जा रही है। क्या भारत का मुसलमान अपने आप को इनके साथ इक्वेट करवाना चाहेगा? और बात मात्र क्राइम की नहीं है, कई सारे एनजीओ ऐसे हैं जो इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जॉब कार्ड्स की मांग कर रहे हैं। क्या ये इलीगल इमिग्रेंट्स भारत के मुसलमानों को मिलने वाले संसाधनों का ही दोहन नहीं कर रहे हैं? और कदाचित इसीलिए दिल्ली हज कमेटी ने सीएए को वेलकम किया है। देखिए, इसका मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ और ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। सरल शब्दों में कहें तो भारत के मुस्लिम समुदाय को मुखर होकर उन कानूनों का समर्थन करना चाहिए जो उनका अधिकार उन्हें दिलवाने में मदद कर सकते हैं, जो कि एनपीआर और एनआरसी हैं। पर कहीं ना कहीं भारत के मुस्लिम समुदाय में डर भर दिया गया है कि ये कानून उनके अगेंस्ट हैं, ना कि उनके समर्थन में। कितना सच है इस बात में, वो आगे देखते हैं। देखिए, यदि आपको कोई ये कह रहा है कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी के आने के बाद आपकी नागरिकता जाने के चांसेस हैं, तो वो एक ऐसा झूठ बोल रहा है जो आपका ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ऐसा संभव ही नहीं है। आसाम के उदाहरणों से समझते हैं, क्योंकि वहां पर एनआरसी करवाया जाए ऐसा कोर्ट का आदेश है। 2004 में गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था कि भाई आसाम के भीतर 50 लाख अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, पर जब एनआरसी करवाया गया आसाम में तो केवल 19 लाख लोग ही पकड़ में आए, जो कि डाउटफुल की श्रेणी में आते हैं। कहाँ 50 लाख, कहाँ 19 लाख? पहली बात तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो लोग 100% शंका की श्रेणी में हैं, केवल वही लोग डाउटफुल की श्रेणी में जा रहे हैं। और इसके आगे भी ऐसा नहीं है कि इन लोगों के चांसेस समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लेवल से निकलने के बाद भी इन लोगों को स्टेट एक रिजेक्शन स्लिप देती है और इनका केस फॉरेन ट्रिब्यूनल नाम की एक संस्था के पास चला जाता है, यानी पकड़े जाने के पश्चात भी मौका दिया जाता है। अकेले असम के भीतर 200 से अधिक फॉरेनर ट्रिब्यूनल एनआरसी में पकड़े जाने वाले इन लोगों को चेक करेंगे और जब आप यहाँ पर भी पकड़े जाएंगे तो उसके बाद भी आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अपनी नागरिकता की दलील रख सकते हैं वहां पर। यदि यहाँ भी बात नहीं बनती तो हाई कोर्ट की परमिशन से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी जिस प्रोसेस में 50 लाख में से 19 लाख लोग ही छांटे जा सकते हैं, उसके बाद भी उन्हें अनेकों चांस दिए जा रहे हैं। यहाँ गलती की संभावना नहीं होती।
इलीगल इमिग्रेंट्स देश की सुरक्षा के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। ये देश के उन संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित करते हैं जिस पर देश के लोगों का अधिकार होता है। वोट बैंक के लालच में राजनीतिक दल इनका पोषण करते हैं। वोट बैंक बनकर इलीगल माइग्रेंट्स देश के संसाधनों का दोहन करते हैं और इस घृणित राजनीति से जन्म लेने वाले विषाणु एक आम भारतीय का शोषण करते हैं। एक संप्रभुता वाला देश ऐसे लोगों को डिपोर्ट करता है। केवल 2023 में यूएसए ने 1,42,000 ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया है और डिपोर्टेशन से पहले इन लोगों को डिटेंशन कैंप्स में ही रखा गया था। भारत यदि आज ये कदम नहीं उठाता है तो समय निकल जाएगा, क्योंकि पहला एनआरसी नेहरू जी के समय 1951 में हुआ था और इस सारे प्रोसेस में, इस सारे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नुकसान भारत के मुसलमान का ही होगा। ऐसी स्थिति में क्या एनआरसी लागू होना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट्स में बताएं। अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना छोड़ें। हमें सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन और यूपीआई का प्रयोग अवश्य करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो अवश्य देखें जो आपको बताएगा कि कैसे भारत में एंटी प्रोपेगेंडा फिल्मों का उदय हो रहा है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।